पिछले एपिसोड में हमने मोहम्मद शहाबुद्दीन के उदय की कहानी देखी। कैसे एक इंसान जिस पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे, फिर भी बार बार चुनाव जीतता रहा और आखिरकार 2015 में एक डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा पाकर जेल पहुंच गया। लेकिन जेल की सलाखों के पीछे होने के बावजूद ये कहानी वही खत्म नहीं हुई। इसी एपिसोड में हम उस मोड़ तक पहुंचेंगे जहां राजदेव रंजन की पत्रकारिता और शहाबुद्दीन की ताकत आखिरकार टकरा गई। एक ऐसा टकराव जिसका नतीजा एक निर्दोष इंसान की जान लेकर गया। सिवान जेल, वही जगह जहां मोहम्मद शहाबुद्दीन को 2015 की सजा के बाद रखा गया था, इससे पहले कि उन्हें 2018 में दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जाता। जेल में होने का मतलब ये नहीं था कि शहाबुद्दीन की दुनिया से पकड़ खत्म हो गई थी। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक राजदेव रंजन की हत्या की साजिश यहीं इसी सिवान जेल के अंदर रची गई, जहां शहाबुद्दीन उस वक्त बंद थे। ये बात अपने आप में हैरान करने वाली है। एक इंसान जो जेल की सलाखों के पीछे है, कैसे बाहर की दुनिया में एक सुनियोजित हत्या की योजना बना सकता है। लेकिन बिहार जैसे राज्यों में यह कोई नई बात नहीं थी। सीबीआई ने अदालत में यह दलील दी कि जेल की दीवारें शहाबुद्दीन के नेटवर्क और उनके प्रभाव को रोकने के लिए काफी नहीं थी। उनके पास ऐसे साथी और वफादार लोग थे जो बाहर रहकर उनके इशारों पर काम करने के लिए तैयार थे। सीबीआई की चार्जशीट में यह भी दर्ज है कि शहाबुद्दीन राजदेव रंजन की रिपोर्टिंग से नाखुश थे। जांचकर्ताओं के अनुसार रंजन लगातार शहाबुद्दीन के खिलाफ खबरें लिख रहे थे और ये सिर्फ पुरानी 2004 वाली घटनाओं तक सीमित नहीं था। एक स्थानीय पत्रकार के तौर पर रंजन का काम था सिवान की कानून व्यवस्था की हकीकत को उजागर करना, और शहाबुद्दीन जेल में होने के बावजूद उस इलाके की राजनीति और अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बने हुए थे। हर बार जब उनका नाम किसी नई खबर में आता, चाहे वो कोई अदालती सुनवाई हो, कोई नई कानूनी कार्यवाही हो या उनके प्रभाव से जुड़ी कोई और घटना, रंजन की कलम उसे दर्ज करती रहती। ये ठीक वैसी ही स्थिति थी जो पहले भी कई बार सिवान और आसपास के इलाकों में देखी जा चुकी थी। एक स्थानीय पत्रकार जो ताकतवर, प्रभावशाली और आपराधिक रिकॉर्ड वाले किसी शख्स के खिलाफ लगातार लिखता रहे, धीरे धीरे खुद खतरे के दायरे में आ जाता है। सीबीआई द्वारा अदालत में पेश की गई जानकारी के मुताबिक यही वो बुनियादी वजह थी जिसने शहाबुद्दीन को रंजन के खिलाफ भड़काया। अब बात करते हैं उस दिन की जिसने इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। 13 मई 2016। राजदेव रंजन हमेशा की तरह उस दिन भी अपने काम पर थे। शाम का वक्त था और वो अपने ऑफिस से घर की तरफ लौट रहे थे। एक बिल्कुल सामान्य रोज की दिनचर्या। सिवान रेलवे स्टेशन के पास स्टेशन रोड के इलाके में, जहां आमतौर पर काफी चहल पहल रहती है, वही ये हमला हुआ। बाइक पर सवार हमलावरों ने रंजन पर करीब से गोलियां चलाई। एक गोली उनके सिर में, आंखों के बीच, और दूसरी उनकी गर्दन में लगी। ये हमला किसी सुनसान अंधेरी गली में नहीं हुआ था। ये एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर शाम के वक्त आम लोगों की मौजूदगी में अंजाम दिया गया। ये इस बात का साफ संकेत था कि हमलावरों को किसी तरह का डर या हिचक नहीं थी। इतने खुलेआम, इतने आत्मविश्वास से किया गया ये हमला इस बात की तरफ इशारा करता था कि इसके पीछे कोई सुनियोजित योजना और शायद कोई बड़ा राजनीति का आपराधिक संरक्षण भी था। रंजन को गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी चोटें इतनी गंभीर थी कि वो बच नहीं पाए। उनकी मृत्यु की खबर तेजी से पूरे सिवान में और फिर पूरे बिहार में फैल गई। ये वो दिन था जब एक 24 साल पुराना पत्रकारिता का सफर अचानक बेहद क्रूर तरीके से खत्म हो गया। रंजन की मौत के वक्त उनकी उम्र 45 साल थी। उनके पीछे उनकी पत्नी आशा देवी और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, रह गए। ये सिर्फ एक पत्रकार की मौत नहीं थी, ये एक परिवार के लिए एक ऐसा नुकसान था
जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। इस हत्या ने तुरंत राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी। भारत में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर पहले से ही चिंताएं जताई जाती रही थी और रंजन की हत्या ने इस मुद्दे को एक बार फिर केंद्र में ला दिया। यह घटना प्रेस की आजादी पर हमला के तौर पर देखी गई। एक ऐसा संदेश जो हर उस पत्रकार तक पहुंच सकता था जो ताकतवर, प्रभावशाली लोगों के खिलाफ लिखने की हिम्मत रखता हो। रंजन की पत्नी आशा देवी ने अपने पति की मौत के तुरंत बाद अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन शुरुआत से ही उन्होंने खुले तौर पर यह आशंका जताई कि इस हत्या के पीछे मोहम्मद शहाबुद्दीन का हाथ हो सकता है। यह कोई हल्के में कहा गया आरोप नहीं था। ये एक विधवा का वो पहला तात्कालिक शक था जो उसने अपने पति की रिपोर्टिंग और उनके सामने आने वाले खतरों को करीब से देखा था। सिवान पुलिस ने जांच शुरू की और शुरुआती दिनों में ही कुछ प्रगति हुई। पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार शाह के नेतृत्व में जांच आगे बढ़ी। पुलिस के मुताबिक यह हत्या एक सुनियोजित साजिश का नतीजा थी। यह पुलिस की शुरुआती राय थी, कोई अदालत से पुष्ट फैसला नहीं। 25 मई यानी हत्या के महज 12 दिनों के भीतर 5 कॉन्ट्रैक्ट किलर गिरफ्तार कर लिए गए। इन गिरफ्तार लोगों में से एक की पहचान सामने आई, मोहम्मद कैफ, जिसे बंटी के नाम से भी जाना जाता था और जिसे शहाबुद्दीन का शार्प शूटर यानी सबसे भरोसेमंद हमलावर बताया गया। एक और नाम था मोहम्मद जावेद। ये दोनों शुरुआती जांच में मुख्य संदिग्धों में शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक, मोहम्मद कैफ, शुरुआत में पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा, फरार, हाँ, और आखिरकार खुद ही एक अदालत में पेश होकर सरेंडर कर दिया। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात एक तस्वीर थी। शहाबुद्दीन को 10 सितंबर को भागलपुर जेल से रिहाई मिली थी। ये एक अलग कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ था जिसका सीधा संबंध रंजन के केस से नहीं था। लेकिन इसी रिहाई के बाद खींची गई एक तस्वीर में मोहम्मद कैफ को शहाबुद्दीन के साथ देखा गया। यह तस्वीर इस बात का एक अप्रत्यक्ष लेकिन बेहद अहम सुराग बन गई कि शहाबुद्दीन और इस हत्याकांड के मुख्य संदिग्धों के बीच कोई सीधा संबंध था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह मामला सिर्फ स्थानीय पुलिस के दायरे में सीमित नहीं रह पाया। आशा देवी, जो अब अपने पति के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी, उन्हें यह डर सताने लगा कि स्थानीय स्तर पर जहां शहाबुद्दीन का प्रभाव इतना गहरा था, वहां निष्पक्ष जांच संभव नहीं हो पाएगी। उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, इस मांग के साथ कि इस केस को सिवान से बाहर ट्रांसफर किया जाए और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपा जाए। 24 सितंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस सी नागप्पन की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। अदालत ने सीबीआई को इस हत्याकांड की जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया और साथ ही बिहार पुलिस को यह आदेश दिया कि रंजन के परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि परिवार ने खुद शहाबुद्दीन से जान के खतरे की आशंका जताई थी। यह अपने आप में इस बात का गंभीर संकेत था कि अदालत भी इस केस को हल्के में नहीं ले रही थी। इस सुनवाई का एक और बेहद दिलचस्प और राजनीतिक तौर पर संवेदनशील पहलू भी सामने आया। अदालत ने न सिर्फ शहाबुद्दीन से बल्कि बिहार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव से भी जवाब मांगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तेज प्रताप यादव की एक तस्वीर अखबारों में छपी थी जिसमें वो शहाबुद्दीन के एक कथित शार्प शूटर के साथ नजर आ रहे थे। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है, इस तस्वीर का मतलब ये नहीं है कि तेज प्रताप यादव का इस हत्याकांड से कोई सीधा संबंध साबित हुआ। अदालत ने सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा था। यह किसी दोष सिद्धि या पुष्ट आरोप का सबूत नहीं है, लेकिन इस घटना ने यह जरूर दिखाया कि यह केस कितनी गहराई तक बिहार की राजनीति के अलग अलग धड़ों से जुड़ा हुआ था। सीबीआई ने जांच शुरू करने के लिए अदालत से 6 महीने का वक्त मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 3 महीने का समय दिया।
ये इस बात का इशारा था कि अदालत इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहती थी, ताकि सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ या देरी न हो सके। 16 मई 2016 को, यानी हत्या के सिर्फ 3 दिन बाद, बिहार सरकार ने खुद ही इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। ये एक अहम कदम था, क्योंकि आमतौर पर राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र के मामलों को इतनी जल्दी केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपती, जब तक कि मामला बेहद संवेदनशील और उच्च प्रोफाइल न हो। सीबीआई की जांच में धीरे धीरे एक बड़ी तस्वीर उभरने लगी। जांचकर्ताओं ने अदालत में ये दलील पेश की कि रंजन की हत्या की साजिश सिवान जेल में रची गई थी, जहां शहाबुद्दीन उस वक्त बंद थे। मोहम्मद कैफ से पूछताछ के दौरान उसने कथित तौर पर शहाबुद्दीन की इस साजिश में संलिप्तता का जिक्र किया। ये एक बेहद अहम कड़ी थी, क्योंकि इसी बयान के आधार पर अदालत ने 22 मई को सीबीआई को निर्देश दिया कि वो शहाबुद्दीन को भी इस केस में एक आरोपी के तौर पर नामित करे। यहां एक बेहद जरूरी कानूनी बारीकी को समझना जरूरी है। मोहम्मद कैफ और मोहम्मद जावेद, जो शुरुआती संदिग्धों में शामिल थे, बाद में उन्हें जमानत मिल गई, क्योंकि जांच एजेंसी तय समय सीमा यानी 90 दिनों के भीतर उनके खिलाफ पूरी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई थी। भारतीय कानून के तहत ये एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर तय समय में चार्जशीट दाखिल नहीं होती तो आरोपी को जमानत का अधिकार मिल जाता है, भले ही जांच अभी जारी हो। फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम आदेश दिया। रंजन की पत्नी आशा और अन्य शिकायतकर्ताओं की अपील पर अदालत ने निर्देश दिया कि शहाबुद्दीन को सिवान जेल से दिल्ली के हाई सिक्योरिटी तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाए। यह फैसला इस चिंता से प्रेरित था कि सिवान में रहते हुए शहाबुद्दीन की स्थानीय पकड़ और प्रभाव जांच और आगामी ट्रायल की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं। अगले कुछ महीनों में सीबीआई ने अपनी जांच को और आगे बढ़ाया। शहाबुद्दीन को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया और उन्हें 8 दिनों की सीबीआई हिरासत में पूछताछ के लिए भेजा गया। ये हिरासत 5 जून को खत्म होनी थी। इसी दौरान सीबीआई ने शहाबुद्दीन से एक लाई डिटेक्टर यानी पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की। भारतीय कानून के मुताबिक किसी भी आरोपी को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए आरोपी की सहमति जरूरी होती है। शहाबुद्दीन ने इस टेस्ट के लिए सहमति देने से साफ इनकार कर दिया। सीबीआई अधिकारियों ने इस इनकार को एक अहम संकेत के तौर पर देखा। जांच एजेंसी की तरफ से यह कहा गया कि शहाबुद्दीन झूठ बोल रहे थे और तथ्यों को छुपा रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है, यह सीबीआई अधिकारियों की राय और आकलन था। यह कोई अदालत से पुष्ट निष्कर्ष नहीं था। एक आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट से इनकार करना कानूनी तौर पर उसकी सहमति का अधिकार है और इसे सीधे तौर पर दोष का सबूत नहीं माना जा सकता। हालांकि जांचकर्ता इसे अक्सर एक संदेहास्पद संकेत के तौर पर देखते हैं। अगस्त 2017 में सीबीआई ने एक बड़ी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, इस बार सीधे शहाबुद्दीन के खिलाफ। यह चार्जशीट मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई अदालत में जज अनुपम कुमारी की अदालत में पेश की गई। इससे पहले दिसंबर 2016 में सीबीआई ने एक और आरोपी के खिलाफ शुरुआती चार्जशीट दाखिल की थी। अब अगस्त की इस नई चार्जशीट के साथ कुल मिलाकर 8 आरोपियों को इस केस में चार्जशीट किया जा चुका था। चार्जशीट में शहाबुद्दीन के साथ 6 और नाम दर्ज थे। अजहरुद्दीन बेग, जिन्हें लद्दन मियां के नाम से भी जाना जाता है, ऋषि कुमार जायसवाल, रोहित कुमार सोनी, विजय कुमार गुप्ता, रंजीत कुमार और सोनू कुमार गुप्ता। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या, 120B आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। सीबीआई ने अदालत में ये दलील पेश की कि उनके पास शहाबुद्दीन और बाकी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद है। जांच एजेंसी के मुताबिक रंजन को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो सिवान की बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में लगातार रिपोर्ट लिख रहे थे
और शहाबुद्दीन जा वो 2005 से ही जेल में बंद थे, इन रिपोर्ट से नाराज थे। इस केस में एक और अहम किरदार था, लद्दन मियां, जिन्हें शहाबुद्दीन का शार्प शूटर और इस पूरी साजिश का मुख्य संदिग्ध बताया गया। पुलिस जांच में उनकी गिरफ्तारी इस मामले की पहली बड़ी सफलता मानी गई। सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया और वो चार्जशीट में मुख्य रूप से नामित रहे। इस पूरी घटना, हत्या से लेकर चार्जशीट दाखिल होने तक का जो सिलसिला है, वो हमें एक बेहद अहम बात दिखाता है। ये सिर्फ एक स्थानीय पुलिस केस नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसा मामला बन गया जिसने राज्य पुलिस से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर स्तर पर हलचल मचाई। एक विधवा की कानूनी लड़ाई, एक जांच एजेंसी का बदलना, एक ताकतवर पूर्व सांसद की गिरफ्तारी और पूछताछ, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो भारत में प्रेस की आजादी, राजनीति का आपराधिक गठजोड़ और न्याय व्यवस्था की चुनौतियों को एक साथ उजागर करती है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे मार्मिक पहलू शायद वो है जो आंकड़ों और कानूनी कार्यवाहियों के पीछे छिपा है। एक परिवार जिसने अपना मुखिया खो दिया और एक विधवा जिसने अपने पति के लिए इंसाफ की लड़ाई को खुद अपने कंधों पर उठाया। आशा देवी की वो कानूनी लड़ाई जिसने आखिरकार इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया, वो सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, वो एक ऐसी मां और पत्नी की कहानी थी जिसने अपने बच्चों के पिता को इंसाफ दिलाने के लिए एक ताकतवर, प्रभावशाली राजनीतिक शख्सियत के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया। आज जब हम इस पूरी घटना को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सवाल बार बार जहन में आता है, क्या एक पत्रकार का सिर्फ अपना काम करना यानी सच लिखना उसकी जान लेने के लिए काफी वजह बन सकता है? राजदेव रंजन की कहानी दुर्भाग्य से ये दिखाती है कि भारत के कई हिस्सों में, खासकर वहां जहां राजनीतिक और आपराधिक ताकतें आपस में गहराई से जुड़ी हों, ये सवाल सिर्फ काल्पनिक नहीं रहता। अगले एपिसोड में हम इस केस के अगले अहम पड़ाव पर पहुंचेंगे, कोर्ट ट्रायल की प्रक्रिया, गवाहों के बयान, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सालों की इस कानूनी लड़ाई का क्या नतीजा निकला। क्या शहाबुद्दीन और बाकी आरोपियों को अदालत में दोषी ठहराया जा सका, या ये मामला आज भी अधर में लटका हुआ है? आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है भारत में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मौजूदा कानून काफी हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें और अगला एपिसोड मिस न करने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।